सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम हाजिर हुए हैं आप सभी लोगों के सामने इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, बसंत भाग 3 पुस्तक की पाठ 3 का बस की यात्रा का भाग 1 लेकर के हम आज हाजिर हुए हैं आप सभी लोगों के सामने। आपको पता है कि बस की यात्रा जो पाठ है वह लंबा पाठ है, इसलिए हमने इस पाठ के 3 भाग किए हुए हैं, जिससे कि इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपकी पढ़ाई ज्ञानवर्धक हो और उसके साथ ही साथ ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ ही इसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। तो मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह होगा कि आप सभी लोग अपनी नज़रें इस स्क्रीन पर जमाए रखें। कर्सर के माध्यम से हम और आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। जहाँ जहाँ कर्सर जाएगा आपकी निगाहें भी वहाँ पर होनी चाहिए, जिससे आप इस पाठ को भली भांति देख, सुन और समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बस की यात्रा आपको पता है, यात्रा का जो माध्यम है वह सड़क परिवहन, रेल परिवहन और जल परिवहन के माध्यम से होता है। सड़क परिवहन के अंतर्गत अनेक संसाधनों के साथ साथ बस भी एक महत्वपूर्ण भाग है और उसी की यात्रा के बारे में लेखक ने एक हास्य व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया हुआ। हास्य व्यंग्य क्या होता है? हास्य, हंसने का जो मूल शब्द है वो हास्य से निकला हुआ है और व्यंग्य मतलब आप समझते ही हैं, किसी की भी ऐसी बातों को उसके सामने कहना कि उसे बुरा भी न लगे और आपका जो कहने का उद्देश्य है वह भी पूर्ण हो जाए, ऐसी विधा को हम व्यंग्य कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने मूल पाठ पर। आगे आप देख पा रहे हैं लेखक परिचय में। तो लेखक परिचय में हमने यह जो आप फोटो देख पा रहे हैं नव भारत से उठाया हुआ है और आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी के पहले प्रसिद्ध लेखक और रचनाकार हैं, जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। प्यारे बच्चों, इस फोटो को लगाने का हमारा एक उद्देश्य भी है कि आप इस पाठ के मूल भाव को समझ सकेंगे। यह व्यंग्य विधा को एक नया आयाम, एक नया रूप स्थापित करने में हरिशंकर परसाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में। विकलांग श्रद्धा का दौर इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मूल पाठ पर। यहाँ पर बस की यात्रा आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम बस की यात्रा शीर्षक पर ही पहले हमने चर्चा किया कि यह जो लेखक हैं उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बस की यात्रा का जो वर्णन किया है वह समाज के, अगर देखा जाए एक तरह से, तो समाज की ऐसी रीतियों, ऐसी परंपराओं के ऊपर भी इन्होंने प्रहार किया हुआ है जो आज उनकी कोई भी अहमियत नहीं है, जिनका आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसका कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने इस बस को एक प्रतीक के माध्यम से हमारे सामाजिक विसंगतियों को, सामाजिक बुराइयों को दर्शाने का प्रयास किया हुआ है। अब हम एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति तक की वाचन करते जाएंगे और आप सभी लोग ध्यानपूर्वक उस वाचन को देखते चलें। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है।
बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा सारी बस ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उससे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के दूध में मुंह की शीशी लगाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने वाचन किया और आपने उसे देखा और सुना। अब चलिए हम उन शब्दों को भी देख लेते हैं जो कठिन है, उनको हम सरल रूप में उनके भाव को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको पन्ना एक स्थान है मध्य प्रदेश का, और सतना भी एक स्थान है, मतलब पन्ना टू सतना। यहाँ पर पन्ना से लेकर सतना जाने के लिए बस घंटे भर बाद, मतलब हर एक घंटे पर वहाँ पर बसें मिलती थी। उसके आगे ये कहते हैं कि एक दिन हम लोगों को पन्ना से सतना जाना था और हम लोगों को बस पकड़नी थी, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जाना भी जरूरी था क्योंकि शाम हो गई थी, लेकिन फिर भी जाना था, इसलिए हम लोग चल पड़े। रास्ते में जब हम लोग पहुँचे तो लोगों ने हमें यह राय दी कि जो समझदार आदमी होते हैं इस बस से सफ़र नहीं करते। तो हमने पूछा, भाई बात क्या है? तो क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लेखक को लोगों ने बताया, नहीं डाकू नहीं, बस खुद ही डाकिन है। डाकिन से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कहने का मूल अर्थ ये है, जिस तरह से डाकू हम लोगों को रास्ते में या कहीं पर भी वो लूट लेते हैं, ठीक उसी का डाकू शब्द का ही स्त्रीलिंग डाकिन है। आगे कहते हैं, जब मैंने बस को देखा तो वहाँ पर बस को देख करके मुझे श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा हम का अर्थ होता है किसी के भी प्रति पूज्य भाव रखना। हम अपने माता पिता, गुरुजन और ईश्वर के प्रति जो भाव रखते हैं उसे हम श्रद्धा कहते हैं। और जो भाव अपने से छोटों के प्रति हो, प्रेम है, स्नेह है, और जो अपने से बड़ों के प्रति हो वह आदर है। और एक माता का अपने पुत्र से, अपनी पुत्रियों से, अपनी संतान से जो लगाव होता है उसे हम वात्सल्य कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। खूब वयोवृद्ध थी। कौन? बस वयोवृद्ध मतलब होता है
बहुत ही बूढ़ा, बहुत ही बूढ़ी, वयोवृद्ध मेरे प्यारे बच्चों ऐसा शब्द है जिसका अर्थ एक ही होता है, बूढ़ा। बूढ़ा होने का अर्थ है, अगर थी, यहाँ पर आप क्रिया देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्रिया देख रहे हैं थी, तो थी की वजह से यहाँ पर हम अर्थ क्या लगाएंगे, वयोवृद्ध महिला। और अगर था होता तो हम वयोवृद्ध पुरुष के बारे में सोचते। तो हमारा कहने का अर्थ यह है कि जो वयोवृद्ध शब्द है वह स्त्री और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही एक समान रूप से प्रयोग होता है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे कौन, बस पर ऐसे उसके हाव भाव थे कि उस पर सदियों मतलब 100 वर्ष, सैकड़ों वर्ष के उस पर अनुभव थे, 100 वर्षों का अनुभव उस पर लग रहा था। आगे वो कहते हैं कि हमारे जब बस को देख करके मन में श्रद्धा उमड़ी तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि यह बस सफर करने योग्य नहीं, इसकी तो पूजा करनी चाहिए। आगे वो कहते हैं उसी कंपनी में, उसी बस में उस कंपनी के एक हिस्सेदार भी जा रहे थे। हिस्सेदार कहने का अर्थ यह है कि कोई भी एक चीज जो आप कोई कंपनी खोल ली, दो तीन लोग मिल करके, उन 2-3 लोगों को हिस्सेदार कहा जाएगा कि उस कंपनी के हिस्सेदार कौन कौन से हैं। जिसे हम कहते हैं ना शेयर, हमारा उस कंपनी में इतना शेयर है। चलिए आगे देखते हैं। अब वहां पर उनको बस उन्होंने बस की दशा को देख करके बस के हिस्सेदार से पूछा, भैया ये बस चलती है? तो उन्होंने कहा हाँ भाई चलती है, आपको तकलीफ क्या है? तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो हम देखना चाहते थे बस चलती भी है या नहीं चलती है। आगे वो कहते हैं कि मेरे डॉक्टर मित्र थे, वो कहते हैं आप डरिए मत, चलिए। और हम भी उस बस में सवार हो गए। आगे चल करके हम जब लोग गए तो हमें जो लोग विदा करने आ रहे थे वो ऐसे हमें देख रहे थे कि जैसे हम आज के बाद दोबारा उनसे मिलेंगे ही नहीं। और उनके मन की यही दशा हो रही थी, भैया जा रहे हैं तो जाइए, आना जाना तो लगा रहता है, जो आया है सो जाएगा, वो चाहे राजा हो, चाहे रंक हो या फकीर हो। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राजा, रंक और फकीर का अर्थ यह है कि वह बड़े से बड़ा आदमी हो या गरीब से गरीब हो या कोई साधु संत हो। फकीर मतलब वही व्यक्ति होते हैं जो समाज हित में लोगों को उपदेश देते हुए मांगते खाते जाते रहते हैं, उन्हें हम फकीर कहते हैं। एक तरह से धार्मिक पुरुष होते हैं। अब वो कहते हैं कूच करना, यहाँ पर एक शब्द आप देखिएगा, कूच करने के लिए। कूच करना का अर्थ होता है किसी भी हम सेना के लिए यह शब्द प्रयोग करते हैं। जब कोई सेना एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है उसे कहते हैं कूच करना, सेना कूच कर गई। लेकिन यहाँ पर कूच करने का भाव एक व्यंग के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। अब वो कहते हैं कि बस सचमुच में ही स्टार्ट हो गई, और ऐसे स्टार्ट हुई तो हमें दूर से ही जैसे बस स्टार्ट हुई उसके इंजन, उसके शीशे, उसकी पूरी बॉडी अपना एक दूसरे से आवाज खड़ 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 की आवाज आने लगी। सभी लोग डर गए और सब लोग कहाँ गए, खिड़कियों से दूर सरक गए। और आगे कहते हैं कि गांधी जी के बस जब चल पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे गांधी जी का असहयोग आंदोलन हो। और आपको पता है गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, जिसमें उनका मूल मंत्र था कि हम अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करेंगे, हम असहयोग करेंगे। उसके बाद एक और है कि सविनय अवज्ञा। देखो बच्चों यहाँ पर विनय मतलब होती विनम्रता, सविनय मतलब विनम्रता पूर्वक, अवज्ञा आज्ञा का विलोम है यहाँ पर अवज्ञा। तो आज्ञा मतलब आज्ञा मानना, अवज्ञा मतलब आज्ञा ना मानना। लेकिन तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है। तो आपको पता है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा प्रारंभ की थी, और उस यात्रा के पूर्ण होने पर जब उन्होंने नमक बनाया, उसी दिन से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने की घोषणा की। तो वही वो कहते हैं कि बस तो इतनी पुरानी है कि जैसे गांधी जी के जमाने की हो, और वह ऐसे चल रही है कि जैसे बात को विनम्रता पूर्वक इनकार कर रही है कि भैया हमें अब नहीं जाना। आगे वो कहते हैं कि एक हिस्सा दूसरे से हिस्से से असहयोग कर रहा था। मतलब वही है कि सीट कहीं जा रही है और बस की बॉडी पूरी कहीं जा रही है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। मतलब यह है कि पूरी की बस जो थी
वह पूरी तरह से ऐसा लग रहा था उसका एक एक भाग उस एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे और मानो कह रहे हों कि अब हम ऐसे ही चलेंगे। वो कहते हैं कभी सीट बाड़ी को छोड़कर आगे निकल जाती और कभी बाड़ी अपनी जगह पर होती और सीट कहीं होता। तो कहने का मतलब इनका ये था कि बस के हर एक एक अंग कहीं ना कहीं एक दूसरे से इस प्रकार से अलग हो रहे थे कि वह मानो गांधी जी का असहयोग आंदोलन कर रहे हों। 8-10 मील मील एक दूरी का मात्रक है और अगर आज हम इसे किलोमीटर के रूप में देखें तो 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना? 1 मील बराबर होगा 1.609 किलोमीटर के। अब वो कहते हैं जब 8-10 मील चल गए तो पूरे भेदभाव मिट गए। यह समझ में ही नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुकी, मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। छेद होने का मतलब आप समझ रहे होंगे, सुराख हो गया और आगे चल करके ड्राइवर ने भी उससे एक युक्ति लगा ली और उसने पेट्रोल की टंकी को निकाला और अपने बगल में रख लिया। उसको ऐसा करते देख करके लेखक को लगा कि बस अब आगे वही होगा कि अभी हिस्सेदार साहब भी उठेंगे और वो भी इंजन को उठाएंगे और अपने गोद में रख करके उसी प्रकार उसमें पेट्रोल डालेंगे जैसे एक माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों ने पंक्ति से पंक्ति तक का यह वाचन ध्यानपूर्वक सुना, समझा और देखा होगा। और अब हम आगे चलते हैं। शब्दार्थ के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं डाकिन का अर्थ होता है, डाकू शब्द का स्त्रीलिंग है, हमने पहले ही बताया आपसे। वयोवृद्ध, बूढ़ी, और अगर किसी पुरुष के लिए हो तो भी हम वयोवृद्ध ही लिखेंगे। सदियों मतलब 100 वर्ष। कूच करना, प्रस्थान करना, जाना। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से 22 तक का आंदोलन चला। सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1903 से प्रारंभ हुआ। उसके बाद मील एक दूरी का मात्रक है जिसमें अगर हम किलोमीटर में बदलना चाहें तो 1.609 किलोमीटर के बराबर होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप सभी को यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं पर कोई त्रुटि हो, कहीं पर कोई शब्द समझ में ना आए तो आप मुझे फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी दुविधा का समाधान पा सकते हैं। तो आप आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। ढेरों शुभकामनाएं।